तो मैंने 11th में आईटी की प्रिपरेशन की और आईटी में वहीं से ही मैं सेलेक्ट हो गया, रैंक आ गया। तो मैंने 12th नहीं किया, 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया है, मतलब आई एम 11th पास बेसिकली। और बड़ा अजीब लगा बहुत लोगों को कि यार तुम IIT से इंजीनियरिंग करके तुम कर क्या रहे हो, कोई जॉब नहीं ली, कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया, तुम ये ट्यूशन पढ़ाने बैठ गए हो, इतने बड़ा IIT से करके तुम्हें कोई बड़ा काम करना चाहिए, कोई बड़ी नौकरी करनी चाहिए, बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए USA में जाके, इतने ब्रिलियंट से कहाँ पड़ गए इस चक्कर में। तो एक ग्रुप हमने समझ लो 10 स्टूडेंट्स का बनाया। तो उन लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया 1989 में, 1987 से वो बच्चे आने शुरू हो गए थे, तो 1989 में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें एक स्टूडेंट तो मेडिकल का था, बाकी सारे स्टूडेंट्स IIT में सेलेक्ट हो गए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ, आपका होस्ट VMC अनस्क्रिप्टेड के सीरीज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है विद्या मंदिर क्लासेस के फाउंडर मिस्टर श्याम मोहन गुप्ता, जिनको हम सारे लोग छोटे भैया या गॉड ऑफ फिजिक्स भी जानते हैं। भैया, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द प्रीशियस टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। तो शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल। तो भैया, जैसे हमने आपके बारे में जब पता कर रहे थे कि आपकी जो IIT एंट्रेंस या जिस समय IIT JEE होता था उसमें 81 ऑल इंडिया रैंक थी। उसके बाद आपने टॉप मैनेजमेंट कॉलेज के एंट्रेंस को भी क्रैक किया और आपने UPSC के एग्ज़ाम को भी क्रैक किया। तो ये टीचिंग फिजिक्स कहाँ से आया इस पूरे सिनेरियो में? हाँ ठीक है, ये आपने पूछा है, बल्कि यही क्वेश्चन का आंसर आज के इस पूरे एपिसोड का मैं कहूँगा कि फोकल पॉइंट है। इसी पर ही पूरा एपिसोड बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे शुरू हुआ विद्या मंदिर। तो इसके लिए अगर मैं आपको बैकग्राउंड बनाऊंगा अगर, तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जैसे जब मैं स्कूल में था तो राइट फ्रॉम मतलब 6-7 क्लास पढ़ने का बहुत शौक, और सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं था, पढ़ाई करना अच्छा लगता था। मतलब जैसे होता है ना कि पढ़ाई को एक काम समझ के बच्चे करते हैं, तो कभी ऐसे काम समझ के नहीं करना पड़ा, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता था, पढ़ाई करने में मन लगता था। और सिर्फ पढ़ने का खुद का शौक नहीं था, पढ़ाने का बड़ा शौक था। तो शुरू में क्या होता था, 7th-8th क्लास में तो मेरे अपने ही क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे पढ़ते रहते थे, समझते रहते थे चीज़ें। और जब मैं 9th क्लास में 10th में आया तो मैंने 10th का सिलेबस तो कर लिया था अपने आप से ही, और फिर मैंने 11th का भी सिलेबस 10th क्लास में कर लिया मैथमेटिक्स का। जैसे NCERT की बुक उठाई और उसमें से सारे चैप्टर कर लिए एक एक करके। तो क्या होता था, मेरे से सीनियर जो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे एल्डर ब्रदर, उनके क्लासमेट्स थे, वो भी मैथ्स पढ़ने के लिए मेरे पास आया करते थे। जैसे एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो रात को घर आ जाएंगे, यहीं रहेंगे अपने घर में, और जो भी मैथ्स का डाउट वाउट थे मैं तैयारी कराता था उन लोगों की। तो बड़ा अच्छा लगता था। और फिर क्या हुआ कि 11th में जब मैं आया तो पता चला कि जो भी अच्छे लोग होते हैं पढ़ाई में, वो बड़ा अच्छे कॉलेज IITs में जाते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या था कि हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल तो बच्चे होते हैं कितने कॉन्शियस हैं, पेरेंट्स भी कितने अवेयर हैं। उस टाइम पेरेंट्स को भी इतना नहीं होता था अवेयरनेस कि आगे क्या करना है। ऐसा कुछ विजन नहीं था कि आगे क्या करना है, कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस करना है या कोई बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब करनी है। ऐसा कभी कुछ विजन था ही नहीं, सोचा ही नहीं। सिर्फ बस जो कर रहे हैं अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और सेटिस्फेक्शन होती है तो कर रहे हैं। तो IIT इसलिए नहीं गए कि भाई IIT होके कोई बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी, इस तरह का माइंडसेट नहीं था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना क्या माइंडसेट था, तो आपको विद्या मंदिर समझ में आएगा कि वाई इज़ विद्या मंदिर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। इसको समझने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो जब IIT में मैं गया, सिलेक्शन हो गया IIT में, हालांकि फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, 3D रैंक आया। तो जब मैं IIT में गया तो उसमें क्या था, पहले 5 ईयर कोर्स होता था IIT में। क्योंकि पहले क्या होता था, स्कूल 11 ईयर्स तक का होता था, 9+3 सिस्टम था, अगर आप मेरे को भी सुना हो तो। ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 की, 1979-80 की। बाद में ये शुरू हुआ 10+2। तो बाद में IIT में फिर 5 ईयर्स से उसको 4 ईयर कोर्स में बाद में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली आप 11th में IIT चले गए? मैंने 11th पास करके, वो ऑप्शन देते थे कि जो स्कूल में 11th में स्टूडेंट हैं वो 12th नहीं करना चाहते, स्कूल से बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते 12th का, तो स्कूल का 11th का इंटरनल एग्ज़ाम दे के आप IIT एग्ज़ाम दे के अगर क्लियर कर सकते हो तो आ जाओ IIT में। तो मैंने 11th में IIT की प्रिपरेशन की और IIT में वहीं से ही मैं सेलेक्ट हो गया, रैंक आ गया। तो मैंने 12th नहीं किया, 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया है, मतलब आई एम 11th पास बेसिकली। तो उसके बाद मैं IIT में चला गया। तो IIT में भी अच्छा लगा, पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पर ये देखा कि हर तरह के वहाँ फैकल्टी टीचर्स थे। तो कुछ टीचर्स तो ऐसे थे बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, मतलब वो लगता था कि सुनते हैं
तो सीधा बात अंदर जाती है, मतलब सोचना भी नहीं पड़ता है कि क्या समझ रहे हैं क्या नहीं, वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल माइंड में जा रही सीधी, और बड़े पैशन से पढ़ाते थे। तो ये बड़ा मुझे शौक था, क्योंकि मैं पहले से ही बच्चों को पढ़ाता था, अपने क्लासमेट्स को, सीनियर्स को। तो मुझे ये बहुत देखता था कि इस टीचर्स का पढ़ाना क्यों अच्छा लग रहा है, क्या क्या बात है इसके पढ़ाने में, क्या है उसका पैशन है, जब वो समझाता है तो वो कैसे बोलता है और किस तरह से उसका कंटेंट रहता है। तो बड़ा इंस्पिरेशन मिलती थी कुछ, मतलब मैथ्स के टीचर्स थे, फिजिक्स के भी कोर्स थे शुरू में फर्स्ट ईयर में, इवन इंजीनियरिंग में भी 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स के एक टीचर थे जो बहुत ही मतलब एक पैशन से पढ़ाते थे, और उनकी अच्छी, वो जानते थे कि कैसे बताना है। क्योंकि एक टीचर के लिए, चलो ये आप बाद में अलग से बात करेंगे। तो और ये भी देखा कि कुछ टीचर्स हैं जो समझा ही नहीं पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, पूरी समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाती है सारी बात। तो उनके लिए तो लगा कि पहले पढ़ के जाना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहले पढ़ के जाओ तो पता चलता है कि टीचर क्या करा। तो ये सब एनालिसिस मेरे दिमाग में बहुत चलता था। तो फिर थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप की थर्ड ईयर के बाद, तो वहाँ से ऐसा लगा कि कुछ यार अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इस तरह के इंडस्ट्री में जॉब करना, हर एक की लाइकिंग की अलग अलग होती है। तो जब तक फाइनल ईयर में पास आउट किया, तब तक ऐसा लगा कि नहीं, कुछ मतलब इंजीनियरिंग की जॉब नहीं करनी है, कुछ मन नहीं बना। तो मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं कोई जॉब नहीं ली। तो उसके बाद बाहर के अपना जो मन था वही करना है। हालांकि ये बड़ा थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, इतना कुछ समझदारी की बात नहीं लगती है, और बड़ा अजीब लगा बहुत लोगों को कि यार तुम IIT से इंजीनियरिंग करके तुम कर क्या रहे हो, कोई जॉब नहीं ली, कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया। मुझे इंटरव्यू का प्रोसेस ही पसंद नहीं है। जैसे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है ना, कि एक आदमी बैठ जाता है और 2-3 आदमी उसको जज करते हैं, वो मुझे पसंद ही नहीं है। एक दूसरा प्रोसेस होता है ना, ग्रुप डिस्कशन टाइप जो होता है, दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ बेटर। तो मैंने इंटरव्यू कोई दिया ही नहीं, कोई जॉब नहीं ली। तो बस सोचा कि यार पढ़ाना अच्छा लगता था तो पढ़ाएंगे ही बस। तो उस टाइम क्या होता था कि ये कोचिंग टेस्ट प्रेप तो बहुत ही नया नाम आया। हाँ। टेस्ट प्रेप से नाम ही था, रिसेंट नाम है। हाँ, कोचिंग भी नहीं था, ट्यूशन ही Yes. कहते। तो कोचिंग भी थोड़ा थोड़ा बाद में आना शुरू हुआ। तो उस टाइम ये कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई एक करियर है या कोई ये बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं था। तो बड़ा अजीब लगा लोगों को कि यार IIT करके, इतना अच्छा IIT में पढ़ाई करके, इतना इंटेलिजेंट होके, पेरेंट्स को भी ऐसा लगा कि ये क्या तुम करने बैठ गए यार, ट्यूशन पढ़ा रहे हो। तो बड़े बड़े भाई भी वही यही करते थे, समझे तुम दोनों भाई को हो क्या गया है, तुम ये ट्यूशन पढ़ाने बैठ गए हो, इतने बड़े IIT से करके तुम्हें कोई बड़ा काम करना चाहिए, कोई बड़ी नौकरी करनी चाहिए, बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए USA में जाके, इतने ब्रिलियंट से कहाँ पड़ गए इस चक्कर में। लेकिन हमें था कि बस पैशन है, पढ़ाने का मज़ा आता है तो ये करेंगे, देखा जाएगा जो होगा आगे। आजकल लोग आगे की सोचते हैं, पहले लोग बड़े सिंपल होते थे, सिंपल माइंड, आगे की सोचना ही नहीं, कल की सोचना ही नहीं, परसों की सोचना ही नहीं। तो पढ़ाते थे बस। तो पहले क्या हुआ कि थोड़े बहुत कुछ लोग, जैसे मेरा यंगर ब्रदर मनमोहन था, तो बहुत बार मैं IIT से भी कभी 1-2 बार आके उसको पढ़ाता था। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो सब टीचर्स के लिए तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी, बहुत बार टीचर्स ना साइंस स्पेशली इतना क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ वो उसको मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह पढ़ा रहे हैं, जैसे मतलब बस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ले लो आप। ऐसा मैंने फील किया कि इसीलिए बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, इसलिए बच्चे साइंस से डरते हैं, या पढ़ाई करते हैं तो एक बर्डन की तरह करते हैं, काम की तरह करते हैं, कब ख़त्म होगा, पढ़ने बैठ गए तो आधा घंटा ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में। तो लगा यार कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, वो बच्चे खुश होते हैं कि अब बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। तो पहले मैं अपने यंगर ब्रदर उनको पढ़ाता था, उनकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उनकी क्लास के ही, हमारा पंजाबी बाग में ही स्कूल था, हंसराज मॉडल स्कूल, तो वहीं से कुछ बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए। तो पहले एक टेबल पर पढ़ाते थे, पहले मतलब 3 बच्चे बैठे हैं ग्रुप में, ग्रुप ट्यूशन जिसे कहते हैं, तो उस तरह से पहले पढ़ाते थे। तो बच्चे बहुत खुश होते थे, बड़ा अच्छा लगता उनको, तो कभी इतना मज़ा ही नहीं आया, साइंस पढ़ना कभी इतना अच्छा नहीं लगा। तो औरों को जाके बताते थे, तो फिर और बच्चे आने शुरू हुए। फिर हमने क्या किया, हमारे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जहाँ हम रहते थे पंजाबी बाग में, तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में एक छोटी सी जगह थी, जहाँ पर हमने एक बोर्ड लगाया, ब्लैक बोर्ड, और उसमें 10 या 11 बच्चों की कैपेसिटी थी, इससे ज़्यादा जगह नहीं थी। तो 10-11 बच्चों को हमने लिया, और जो कि बिल्कुल लोकल बच्चे थे हमारे आसपास के, मतलब विदिन 3 किलोमीटर्स की जो हमारे आस के स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। तो एक ग्रुप हमने समझ लो 10 स्टूडेंट्स का बनाया। तो उन लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया 1989 में, 1987 से वो बच्चे आने शुरू हो गए थे, तो 1989 में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें एक स्टूडेंट तो मेडिकल का था, बाकी सारे स्टूडेंट्स IIT में सेलेक्ट हुए। और उसमें मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो फर्स्ट 500 में रैंक आया, फर्स्ट 100 में भी रैंक आया, एक स्टूडेंट का फर्स्ट 100 to 200 रैंक आया। तो उसके बाद
क्या होता था पहले, बहुत ज़्यादा आईआईटी का कल्चर नहीं था स्कूल में, सब लोग आईआईटी एग्ज़ाम भी नहीं देते थे, बहुत मुश्किल चीज़ लगती थी। तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक छोटे से लोकल पंजाबी बाग के आसपास के एरिया में पढ़ने वाले बच्चे और इतने अच्छे आईआईटी में रैंक ले गए। तो इट्स वर्ड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब कि बहुत बहुत सारे लोग फिर एकदम एडमिशन लेने आ गए। तो फिर हमने थोड़ा सा उसको बढ़ाया, तो हमने फिर अपने रूफ टॉप पे 2 क्लासरूम बना दिए जिसमें 25 की कैपेसिटी थी, तो अराउंड 50 स्टूडेंट्स हो गए। तो मैं फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाता था और मेरे बड़े ब्रदर वो पढ़ाते थे केमिस्ट्री। तो ये चलता रहा कुछ दिन, और फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। जैसे आप अभी पूछ भी रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि ये एंट्रेंस टेस्ट का मतलब कैसे कल्चर शुरू हुआ, कि मतलब कोचिंग के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट, ये तो कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि एक कोचिंग के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होगा। भाई हमें अगर तैयारी करनी है आईआईटी की तो इंस्टीट्यूट हमें मतलब स्क्रीनिंग करेगा, ये चीज़ पहले थी ही नहीं कभी भी। तो ये हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए चल, और हम खुद ही पढ़ाना चाहते थे 2 भाई, तो अब कितने लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उतनी ही कैपेसिटी में पढ़ाएंगे, 50 लोगों को ही लेंगे, बस 55 लोग लेंगे और बाकी लोगों को हम मना करेंगे। तो इसलिए हमें एक टेस्ट से सिलेक्ट करना पड़ा। तो हाँ और ये टेस्ट तो अब मुझे लगता है सारे लोगों ने हमसे ही आप विद्या मंदिर हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जैसे आपने पढ़ाना शुरू करा फिर बड़े भैया ने केमिस्ट्री, तो ये तो एक मतलब बेसिकली ट्यूशन, जो आपने वर्ड यूज़ किया ग्रुप ट्यूशन थी, तो ये विद्या मंदिर क्लासेस का कॉन्सेप्ट फिर कैसे इवॉल्व हुआ और किस ईयर में बेसिकली ये जो था ग्राउंड पे दिखाई दिया लोगों को? हाँ, ये जैसे मैंने बताया ना 1987 से कुछ जो बच्चे आए थे, पहला बैच था जो हमारा 1980, उस फर्स्ट बैच में मेरा यंगर ब्रदर भी थे, और अभी जो हमारे साथ को फाउंडर्स हैं विद्या मंदिर में, संदीप मेहता, मनमोहन, ये देवर इन द फर्स्ट बैच ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो उनको जब हमने पढ़ाया तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 1989 में फिर ड्यूरिंग दैट ही हमें सब लोगों ने कहा कि भाई, पेरेंट्स ने भी कहा कि और तुम यही काम करना चाहते हो तो उसको थोड़ा फॉर्मलाइज़ कर लो। अगर तुम्हें सोच ही लिया कि ये करना है, हमको लग रहा था कि चलो 1-2 साल कर रहे हैं जिसमें फिर उसके बाद जाके जॉब करेंगे ही, तो हमें तो अच्छा लग रहा था काम करना। और उस टाइम हम सारा काम खुद ही करते थे, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते थे, अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाना और उन्हीं को असाइनमेंट बनाना, उसी को खुद ही घर में फ़ोटोकॉपी मशीन थी, उसको फ़ोटोकॉपी करना, स्टूडेंट्स को देना। वी वर जस्ट एन्जॉइंग ऑल दिस, वी नेवर थॉट कि फ्यूचर क्या है, इसको कितना बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, स्केल अप करना है इसको, कभी ये सब चीज़ें दिमाग में थी नहीं। वी वर नॉट गुड बिजनेसमैन, बस अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, बस उसी में लगे हुए हैं। तो सब लोगों ने बोला कि अगर यही कर रहे हो तो इसको कुछ एक फॉर्मल बना लो, एक इसका कुछ नाम डाल दो। पहले तो कुछ भी नहीं था ना, तो इसका कुछ नाम डाल दो। हमने सोचा कि चलो इसको फॉर्मल कर लेते हैं, कुछ एक असाइनमेंट के ऊपर एक पेज पर लिखा होगा कि ये इसकी असाइनमेंट है, तो अच्छा लगा। तो हमने फिर सोचा नाम कि भाई हम इसको जैसे पढ़ाते हैं, जो माहौल हमारा होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वो ये होता है हमेशा कि यहाँ पर हम एक मतलब फॉर्मल स्कूल की तरह नहीं रखते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं तो आप, जैसे मैं बताऊँ आपको बिलीव नहीं करोगे कि जो स्टूडेंट आते थे वो बहुत बार रात को भी हमारे साथ रहते थे, हमारे घर में ही रहते थे, मतलब साइड में कहीं सब लोग सोने की जगह बना लेते थे, और वो रात भर पढ़ते थे और सुबह जल्दी उठ के स्कूल चले जाते थे, अपने घर गए सुबह, वहाँ से स्कूल चले गए। तो वो जो एटमॉस्फेयर था, जैसे वो पुराने ज़माने में होता है ना, गुरुकुल की तरह होता था, बच्चे वहीं रहते थे, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर था। तो हमने इसलिए सोचा कि भाई इसको नाम को विद्या मंदिर रखा जाए, क्योंकि एक पढ़ाई को एक मतलब काम की तरह नहीं, एक मीन्स टू अटेन योर लाइवलीहुड नहीं, पढ़ाई अपने आप में एक तरह की मतलब वर्शिप है, ये अंदर फीलिंग थी। उससे ये नाम दिमाग में आया कि इसको एक मंदिर की तरह, ताकि हम अपने प्रिंसिपल्स पर आगे भी लगे रहें, उसी पर ही अड़े रहें प्रिंसिपल्स पर। तो इसका नाम ही शुरू में ऐसा रख देते हैं कि विद्या मंदिर, कि भाई विद्या जो है उसकी पूजा होती है और ये एक मंदिर है, इस तरह की फीलिंग थी। तो इसलिए ये नाम हमने सोचा, और तब ये लोगों के सामने आया कि विद्या मंदिर क्लासेस भाई एक इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हम कोई मार्केटिंग नहीं करते थे, कोई मार्केटिंग के बारे में सोचते नहीं थे, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से स्टूडेंट्स आते थे और स्प्रेड होता था वर्ड। जो और भी उस टाइम क्या होता था, उस टाइम पहले ऐसा कल्चर था कि एक टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, अभी भी है कुछ सिटीज़ में, एक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अलग टीचर होंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे अलग टीचर होंगे, वो अपना अपना मतलब ट्यूशन सेंटर चलाते थे, तो एक बच्चे को अलग अलग जगह जाना पड़ता था। हाँ, तीनों चीज़ें एक जगह नहीं थी, कोई एक आधा इंस्टीट्यूट होगा शायद, हो सकता है कोई एक हो, ज़्यादातर ऐसा नहीं था। तो बच्चे अलग अलग टीचर्स के पास जाते थे, वो एक टीचर की एक ही जिम्मेदारी होती थी, भाई मुझे तो फिजिक्स पढ़ाना है, बस मुझे नहीं मतलब तुम्हारा बाद में दूसरे सब्जेक्ट में क्या हो रहा है। तो एक कोहेरेंसी जो थी वो मिसिंग थी। तो इसलिए हमने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर
तीनों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो ये भी कम था, पहले इतना नहीं था। तो एक तो ये था। तो फिर जब ये फॉर्मल हो गया, विद्या मंदिर क्लासेस हो गया, तब हमने थोड़ी सी पब्लिसिटी शुरू की, जैसे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, अभी भी लोकल मतलब आसपास के एरिया में, क्योंकि इतने स्टूडेंट आ जाते थे कि धीरे धीरे तो क्या हुआ कि हमारे पास 5000 स्टूडेंट आने लग गए, जबकि तब भी हम कोई एक्सटर्नल टीचर एम्प्लॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा, हमें चिंता रहती थी क्वालिटी की, कि भाई नहीं कोई अब टीचर को हम हायर करेंगे तो टीचर अपने काम की तरह नहीं करेगा और वो क्या पता नहीं क्वालिटी देगा हमारे स्टूडेंट्स को, तो हमारी इमेज का क्या होगा। तो वी वर सो मच इमेज कॉन्शियस कि हमने अपनी कैपेसिटी, हमने जैसे मैं बता रहा हूँ 2 क्लासरूम बनाए थे पहले ऊपर हमने रूफ टॉप पर, तो वही क्लासरूम हमारे चलते रहे, मतलब 10 साल चलते रहे, आई थिंक 15 ईयर्स चलते रहे। तो हमने कैपेसिटी अपनी उतनी ही रखी और लिमिटेड कैपेसिटी थी, इसलिए हमें बहुत सारे, मतलब समझ लो हमारे यहाँ 10% हम लेते थे, जो 100 लोग आते थे तो हम 10 लोग लेते थे परसेंटेज ऐसे ही। बाद में तो मुझे ध्यान है जब मैं दिल्ली में आया था और मैं देख रहा था तो बहुत सारी कोचिंग्स थी जो विद्या मंदिर के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करा। हाँ, फिर थे, अभी भी हैं वैसे तो तब भी शुरू हुए कि लोग, हम विद्या मंदिर में एडमिशन लेना है, क्योंकि ऐसा हो गया था कि हमारा जैसे ऑलमोस्ट 90% लोग IIT में जाते थे, तो ये हो गया था कि एक बार विद्या मंदिर में एडमिशन हो गया तो आप भूल जाओ, फिर तो IIT में सेलेक्ट हो गया। तो इसलिए विद्या मंदिर में एडमिशन ले लो, यही एंड है, बस उसके बाद तो हो ही जाएगा। तो इसकी भी कुछ, जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि भाई 10,000 लोग आ रहे हैं, एक टाइम पर 10,000 लोग आते थे और हम लेते थे उस टाइम थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा के, हम उस टाइम मतलब 150 लोग लेते 10,000 में से। तो इतना कंपटीशन हो गया कि लोगों ने कहा कि यार इसकी तो कोचिंग शुरू कर देते हैं। तो हम पुराने टेस्ट में जो लोगों से क्वेश्चन पेपर कहीं से इकट्ठे किए, तो विद्या मंदिर टेस्ट की भी कोचिंग होती थी और काफ़ी लार्ज स्केल पर ये होती थी, बहुत सारे लोग थे जो विद्या मंदिर टेस्ट के लिए कोचिंग देते थे। तो धीरे धीरे इसका पता चलना शुरू हुआ। तो बिल्कुल सही है। तो भैया जैसे आपने जैसे खुद ही कहा कि आप अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट में होते तो आज मेरे ख्याल से गूगल अमेजोन के CEO भी हो सकते थे। तो ये जो, और पेरेंट्स से भी जैसे थोड़ा शुरू में आप कह रहे हो रिएक्शन आया, बिल्कुल से भी आया हुआ, तो क्या इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस आपको फील हुए जब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश आप कर रहे थे? हाँ, देखिए इनिशियल सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि भाई ये इस काम में क्यों चले गए। सोसाइटी का बड़ा प्रेशर था, खाली पेरेंट्स का नहीं था, सोसाइटी का बड़ा प्रेशर था कि भाई कभी कभी हम भी सोचने लग जाते थे कि यार ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमें लगता था, लेकिन हम तो कुछ और काम करने के लिए ऐसा लगता था बने ही नहीं हुए हैं। ऐसा लगता था यही काम कर सकते हैं, इसी में मज़ा आ रहा है, यही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो एक तो ये प्रेशर था कि भाई इसको इसको क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ बड़ा काम करो, IIT में गए हो तो। और दूसरा ये था कि जैसे शुरू से ही जैसे हम कोचिंग देते थे तो और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आने शुरू हो गए थे विद इन, जैसे हमने 1989 में किया उस टाइम, तो इस टाइम तो आई डोंट थिंक कि दिल्ली में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो तब से चल रहा हो। वी आर द आई थिंक ओल्डेस्ट। हाँ, 90 के बाद ही बाकी लोग आए होंगे। तो फिर जब बाकी लोग आने शुरू हुए तो फिर धीरे धीरे, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो धीरे धीरे फिर हर तरह की जो मतलब बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं वो आनी शुरू हुई। तो बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि भाई लोग ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं और एक बार सोचते हैं एडमिशन हो जाए, फिर उसके बाद डिलीवरी हुई या नहीं हुई उसकी चिंता नहीं करते। तो जब लोग ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, तो जो जेन्युइन प्रॉमिस करता है वो उसको ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट से थोड़ी सी पहले हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन क्या था कि हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वो हमारे एम्बेसडर्स, हमेशा जो लोग सिलेक्ट हो जाते थे वो कहते थे और कहीं मत जाना, कोई कुछ भी कहे इधर चले जाओ उधर चले जाओ, विद्या मंदिर ही जाना और कहीं मत जाना। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ रहा है हमेशा से, और बल्कि आज की डेट में भी हम उसी से सर्वाइव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के बच्चे पढ़ा रहे हैं आज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मेरे फादर आपसे पढ़ के गए थे। तो ये थोड़ा सा हमें रहा कि हम कहाँ तक, क्योंकि जो लिमिटेड कैपेसिटी से पढ़ाएगा उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो 700 बच्चों को पढ़ाएगा उसके पास एक रैंडम प्रिंसिपल है कि उसके पास 10-12 ऐसे कैपेबल स्टूडेंट आ ही जाएंगे जिनको सिलेक्ट कराना आसान होगा। जो कम बच्चों को पढ़ाएगा उसके पास उसी रेशो में कम स्टूडेंट आएंगे जो कैपेबल होंगे, तो उसको लेस कैपेबल को भी कैपेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा जो ज़्यादा कैपेबल स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले, भाई हमारे यहाँ आते हैं जो लोग तो 9-10 साल पढ़ाई करके आते हैं ना पहले स्कूल में, तो एक कैपेबिलिटी बन चुकी होती है, एप्टीट्यूड बन चुका होता है, उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं आप उठा सकते। तो जो कैपेबल स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज तो सेम रहेगी ना। तो जो 1000 स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट ले रहा है उसके पास कैपेबल स्टूडेंट्स 100 आएंगे, तो आप अगर 150 ले रहे हो उसके बाद 10 आएंगे, तो आपको और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो हमें कुछ नई चीज़ें सोचनी पड़ी। तो ये सब चैलेंजेस मार्केट से आए, हमें इंडस्ट्री से, जिसको हमने हमेशा फाइट करते रहे हैं अपने हार्डवर्क से और अपनी लगन से, क्योंकि हमेशा हम
यही सोचते थे कि अपने जो एथिक्स है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर। इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि लोगों ने कहा कि भाई हम सक्सेस गारंटी करते हैं वरना पैसे वापस कर देंगे आपके। मतलब इस तरह की जो मतलब ल्योर करने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमने कभी नहीं लोगों को दी। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक स्टूडेंट आ गया तो उसको 1 महीना पढ़ा के उसका रैंक ले लिया। इस तरह की प्रैक्टिसेस विद्या मंदिर में कभी नहीं हुई हैं। तो जो आदमी इस तरह की प्रैक्टिसेस में नहीं जाएगा उसको अपने आप को मार्केट में स्टैंड करने के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह के चैलेंजेस जो उस समय आए तो इन सबको फेस किया। बहुत सारी विद्या मंदिर में मैं स्टडी कर रहा था कि फर्स्ट इन द इंडस्ट्री की है, जैसे एंट्रेंस टेस्ट की बात हुई, स्टडी मटेरियल की बात हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात हुई और कोविड ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई। मुझे लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा इनोवेशन जो है वो स्टडी मटेरियल का है, क्योंकि तो आपके दिमाग में कैसे आया कि हम उस समय क्लासरूम के अंदर स्टडी मटेरियल कोई नहीं देता था, तो क्लासरूम में स्टडी मटेरियल देना है वीएमसी को, वो थोड़ी जल्दी बताइए कि कैसे आपने सोचा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि रिसोर्सेज भी तब तो शायद नहीं। बिल्कुल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। देखिए ऐसा होता है जब भी कुछ नया कुछ आइडिया आता है, जब भी कोई नई चीज़ कोई आदमी करता है तो उसमें 50-50 दो चीज़ों का रोल होता है। एक तो जो जो उसके आसपास सर्कमस्टेंसेस हैं वो उसकी नीड बताते हैं कि क्या नीड है, नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं, और एक उस आदमी की खुद की अपनी एबिलिटी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जिसको कहते हैं। ये दोनों चीज़ों का रोल होता है। तो अब जैसे हम लोग पढ़ाते थे तो मैंने बताया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से भी आने लग गए। जैसे पटियाला से बच्चे आते थे पढ़ने, मतलब पानीपत से बच्चे आते हैं पढ़ने दिल्ली, तो जहाँ मतलब अभी तो हाईवे वगैरह बहुत अच्छे बन गए हैं, उस टाइम तो काफ़ी मुश्किल होता था। तो बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे एक तो उन बच्चों के लिए हफ्ते में 4 दिन आना, पहले 4 दिन हफ्ते में क्लास होती थी, तो वो बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए, बहुत उनका टाइम वेस्ट होता था। तो एक हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसा कोर्स डिज़ाइन करना चाहिए जो बच्चे को ज़्यादा ना आना पड़े। एक तो ये एक नीड दिखाई दे रही थी, उसने सजेस्ट किया हमें कि ऐसा कोर्स सोचो जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा ना आना पड़े और उसके लिए बेनिफिशियल भी हो। जैसे मैंने बताया सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो सजेस्ट करते हैं आपको, वहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो मेरी हमेशा से रही है, मैं आज भी क्लास में यही बोलता हूँ, वो ये कि एक बच्चे को सिर्फ सिलेबस नहीं करना होता, क्योंकि जब 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से 10 लाख में से 9,90,000 लोग सिलेबस करके जाते हैं। तो बच्चे को लगता है मेरा सिलेबस हो रहा है, मेरे चैप्टर्स हो रहे हैं, मेरा कवर अप हो रहा है, तो मैं शायद आईआईटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो कि एक बिल्कुल इल्यूजन है। सिलेबस कवर करना तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो तो आपको टिकट मिलती है एग्ज़ाम देने की। एक आपकी जो एबिलिटी है वो कैसे ग्रो होगी? तो एबिलिटी ग्रो होती है बच्चा जब खुद अपने कमरे में बैठ के अकेला आइसोलेशन में पढ़ाई करता है। क्लास में उसकी एबिलिटी नहीं ग्रो होती क्लास अटेंड करने से। क्लास तो एक तरह से स्पून फीडिंग है कि टीचर आपके दिमाग आपके आपके मुंह में खाना डाल रहा है, स्पून फीडिंग कर रहा है। तो क्लास जो है वो स्पून फीडिंग मिनिमम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा स्पून फीडिंग होगी उतना ही बच्चा कम ग्रो। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए मैं अभी भी क्लास में जाके पहली बात ये बोलता हूँ कि जो मुझसे आपको ज़रूरी है ना करवाना वही मुझसे करवाओ। जो अपने आप कर सकते हो खुद ही करो, जो आप अपने आप नहीं कर सकते सिर्फ वही चीज़ टीचर से करवाओ। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट। वही बच्चे हाई रैंक लेते हैं, वही बच्चों की एबिलिटी ग्रो करती है जो बिल्कुल सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी प्रिपरेशन की मेरे ऊपर है और कोई मेरा नहीं है, मैं खुद ही अपना हूँ, बस मुझे ही सारा कुछ करना है खुद अपने बेसिस पर, अपने बूते पर। जो भी बाहर से आ रहा है वो तो ऐसे है जैसे आप कोई खाना बनाते हो, तो एक डिश बनाते हो तो उसमें सॉल्ट डालते हो, तो सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन होता है उस डिश में, तो वो सॉल्ट का प्रोपोर्शन मेरे ख्याल से 5% भी नहीं होता। तो ऐसा प्रोपोर्शन होता है किसी टीचर की हेल्प का, किसी क्लास का। ऐसा ही जो बच्चे सोचते हैं उन्हीं की एबिलिटी ग्रो करती है, वही हाई रैंक लेते हैं, वही सिलेक्ट होते हैं इतने कंपटीशन में। तो एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि टीचर से कम चीज़ें कराए। ऐसा क्यों हो कि टीचर एक एक फार्मूला अपने हाथ से बच्चे को लिखवाए। तो ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसमें बच्चा जो खुद कर सकता है वो खुद करे और फिर वो क्लास में आए। तो ऐसा उस टाइम क्या होता था कि या तो क्लासरूम कोर्स होते थे और एक दूसरे कोर्स होते थे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के। तो अब हमने सोचा कि ऐसा कुछ कोर्स बनाना चाहिए जिसमें मतलब दोनों के फीचर्स। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नई चीज़ थी। तो और इवन जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको भी हमने कहा कि हम ऐसा कोर्स करेंगे अब जिसमें तुम हफ्ते में 3 बार नहीं आओगे, तुम अब महीने में 3 बार आओगे। तो बड़ा सरप्राइजिंग था बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, ये क्या आप कर रहे हो। तो शुरू में तो ऑप्शन भी रखनी पड़ी कि एक ग्रुप ऐसा बनाओ कि जो नहीं देना चाहते। तो बड़ा अजीब लगा लोगों को, ये क्या कर रहे हो, महीने में 3-4 बार पढ़ाओगे तो कैसे बच्चा आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा।
बच्चा अपने आप पढ़ेगा क्या? आज भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स विद्या मंदिर की बुराई इस तरह से करते हैं, कहते हैं कि वह कुछ कराते नहीं, तुम्हारे पास छोड़ देते हैं, तुम खुद करो। क्योंकि हर चीज़ को नेगेटिव के में भी देखा जा सकता है, हर चीज़ को पॉजिटिव भी देखा जा सकता है। लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि वो हर चीज़ को जो कोई इंस्टीट्यूट ऑफर करता है वो खुद सोचते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है या गलत है, सोचना भी चाहिए उनको। तो उस टाइम हमने सोचा कि ऐसा कोर्स होना चाहिए कि बच्चा जो खुद कर सकता है वो खुद करके आए। तो हमने इस तरह के नोट्स बनाए जो एक बुक की तरह नहीं थे। उसकी ग्लिम्स आज भी हमारे नोट्स में है, उसको हम मॉडिफाई करते गए हैं वैसे, कि बच्चा जो बेसिक है बिल्कुल वो खुद भी पढ़ के आ सकता है। तो हमने कहा कि हम नोट्स देंगे, वो बहुत डिटेल्ड होंगे, सब उसमें एग्जांपल्स भी होंगे, एक्सरसाइज भी होंगी, थ्योरी भी होगी, लेकिन किसी बुक की तरह बहुत कंप्लीट डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी नहीं होगी। क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड थ्योरी बच्चा पढ़ेगा तो वो तो घबरा जाएगा एकदम से क्लास से पहले। तो क्लास से पहले आप एक बहुत बेसिक, एक मिनिमम सा पढ़ के आओगे। उससे क्या होगा कि एक क्लास में आप उतना कर लोगे जितना आप 3 क्लास में करते हो, क्योंकि आपको पास एक बैकग्राउंड होगा पहले। और हम थोड़ा सिलेक्ट करके बच्चे लेते ही थे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, हम 10-20% बच्चे सिलेक्ट करते थे, तो उन बच्चों की कैपेबिलिटी भी थी। तो हमने इस तरह के नोट्स बनाए जो बच्चा क्लास से पहले पढ़ के आए चैप्टर को, और बच्चा ये सोच के पढ़े। उसमें हमने एक ये बच्चे को स्लोगन दिया कि आप ये सोच के पढ़ाई करो जैसे क्लास होनी नहीं है, आपने खुद ही तैयारी करनी है, ये नोट्स हैं, दिस इज द एंड, ये सोच के पढ़ के आओ। और जब आप क्लास में आओगे तो हम ये सोचेंगे बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता उसको, वो फ्रेश बैठा हुआ है, तो हम कराएंगे बिगिनिंग से ही आपको। ऐसा नहीं है जो आप पढ़ के आओगे आप नहीं कराएंगे, हम आप कराएंगे बिगिनिंग से ही। लेकिन उस कराने में एक इंस्टेंट ग्रेस्पिंग होगी आपकी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा, आप धीरे धीरे करा रहे हो, हम 2 बार करा रहे हैं, 3 बार करा रहे हैं। इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से वो कोर्स कवर होता था क्लास के अंदर कि सब बच्चों को एक ही क्लास के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था, क्योंकि एक वो पहले करके आते थे। तो ये बड़ा मतलब लगा कि ये हाईली सक्सेसफुल चीज़ है कि बच्चा बेसिक पहले देख के आए, फॉर्मूले एक बार देख के आए, 2-3 घंटे एक बार क्लास से पहले लगा के आए और फिर क्लास में आके पढ़े। तो स्टडी मटेरियल भी उसको पूरा देना है, उस स्टडी मटेरियल की कॉस्ट भी लेनी है और खुद बनाना भी है, क्योंकि किसी बुक को तो प्रिस्क्राइब कर नहीं सकते, बुक से तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, हमने तो क्लास में पढ़ाना ना डिटेल में उसको। तो इस तरह से ये शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको। कोई भी नई चीज़ लोग एकदम नहीं एक्सेप्ट करते। फिर जब लोगों के अच्छे रैंक आने शुरू हुए, फिर वर्ड ऑफ माउथ उन लोगों ने कहा कि यार तो बड़ा अच्छा होता है, हमें जाना ही महीने में 4 बार जाते हैं, हफ्ते में 1 बार जाते हैं और उतना ही बेनिफिट मिल जाता है, और बहुत जल्दी से चीज़ों पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कंटेंट पर। तो अब इस तरह से फिर लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि हाँ भाई ये इस तरह की चीज़ अच्छी है कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब जाएँ भी और घर पे भी कर लें। तो तब ये फिर उसके बाद तो हमने यही शुरू कर दिया। फिर वो किसी ने ये कहा नहीं कि हमें दूसरा कोर्स दे दो जिसमें वीक में 4 बार क्लास होती। तो बेसिकली आपने सेल्फ स्टडी को एम्बाइब किया स्टूडेंट्स के अंदर। जी मैं भी IAS ऑफिसर से मतलब उसमें IAS VMC के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने यही बताया था कि आप बता रहे थे कि IIT में मेरे साथ जितने बच्चे थे वो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और मैं सबसे कम क्लासेस करते हैं उनसे ज़्यादा। हाँ, बच्चे सरप्राइज भी होते थे, कहते यहाँ जाके देखते हैं तो वो कहते हैं पता नहीं क्या क्या करके कितना कुछ करके आए हैं लोग, हम तो बहुत थोड़ा सा करके निकल गए IIT में। हाँ तो अब जैसे ओवर जैसे अब 4 डिकेड्स VMC को हो गए हैं और मैनेजमेंट की लैंग्वेज में एक आ जाता है कि जो भी कंपनी टीम्स में पहुंच जाती है वो सक्सेसफुल होती है। अब तो हम लोग 40 ईयर्स हो गए एग्जिस्टेंस में, और लास्ट के 10-15 साल अगर हम देखते हैं तो बहुत हाई अमाउंट्स ऑफ आप कह सकते हो इन्वेस्टर इंटरवेंशन या VC फंड्स या बहुत सारे मनी जो है इस इंडस्ट्री के अंदर फ्लो गए हैं, जो अब इंडस्ट्री बन गई। जैसे आपने अभी कहा पहले कोचिंग थी, तो इतने फंड्स होने के बाद मार्केट के अंदर VMC कैसे सर्वाइव कर रहा है? हमने तो कोई इस तरीके की स्टेप लिया नहीं और हमारे कभी पर गई। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और देखो मैं जो बात बोलूँगा ना, मैं जो 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 मेरे दिमाग में वही बोलूँगा, जो बिल्कुल ठीक लगता है वही बोलूँगा। ये नहीं कि जो तुम्हें आपको ठीक लगेगा सुनने वालों को, मैं नहीं बोलता। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो होता है वो तो एक हर चीज़ ना चेंज होती है, चेंजेस आते ही आते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि जो गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें चेंज होती हैं और चेंज होना है तो अपने आप ही होगा वो। उसको हमें क्रिटिसाइज़ करें तो ऐसा करेंगे तो बल्कि हम उसके साथ ही नहीं चल रहे, हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। हमें देखना है कि ये जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसमें अच्छा क्या है और उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमने, जैसे मैंने बताया ना आपको, कि हम हमेशा इसको बिज़नेस की तरह हमने करा ही नहीं है कभी। बिज़नेस बन गया है आज, ये हमारा भी विद्या मंदिर भी एक बिज़नेस की तरह ही रन हो रहा है आज की डेट में। लेकिन हमने कभी इसके पीछे जो हमारी फ़िलॉसफ़ी रही है, जो एथिक्स रहे हैं, वो बिज़नेस वाले नहीं रहे। बिज़नेस वाले नहीं रहने का मतलब यहाँ पर जैसे
कभी भी ये सोच के कोई काम नहीं किया जाता कि हमारे बिजनेस के लिए क्या अच्छा होगा, हम वो करें। ये ऐसे सोच के किया जाता है। हमारे यहाँ विद्या मंदिर में कोई भी काम हम डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या अच्छा रहेगा, हमारे कस्टमर्स के लिए क्या अच्छा रहेगा, और हमारे खुद के लिए क्या अच्छा रहेगा, हमें खुद कैसा लगेगा इस काम को करके। जब हम ये सारा काम करके लाइफ के एंड में रिटायर होंगी तो हमें क्या लगेगा कि हमने अच्छा काम किया या हमने सिर्फ पैसा कमाया। हम ये सोच के डिसीजन लेते हैं आज भी। तो उससे क्या हुआ है कि ठीक है, ये सब आया, इन्वेस्टमेंट वगैरह आई, तो हम अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए हम इस पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। हम कभी ऐसे नहीं करते कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट ली तो हमारा सिस्टम किसी दूसरे के कंट्रोल में चला गया। हम इस फेयर में कभी नहीं रहते, क्योंकि हमें इसकी जो एथिक्स है वो मेंटेन रखते। और क्या होता है, देखिए ये बड़ा नेचुरल है, इसमें ये नहीं है कि कुछ बुरा अच्छे की बात नहीं है। ये नेचुरल है कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट आती है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट आता है मेरे पास, तो मेरा तो फ्यूचर एज सच सिक्योर हो गया, ठीक है। और मैं टीचर्स को भी डबल सैलरी देता हूँ, ट्रिपल सैलरी देता हूँ, तो वो भी उनका भी रिलैक्स हो गया। जब आदमी इनसिक्योर नहीं होता, सिक्योर हो जाता है, तो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। वो उसके अंदर मोटिवेशन और एनर्जी अच्छा काम करने की हमेशा खत्म हो जाती है। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है। और जो आदमी हमेशा एक इनसिक्योरिटी में चलता है, वो अपने अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी क्रिएट करता है हमेशा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो लोग इस तरह से काम चल रहा है, जिन लोगों का कि भाई उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, उनका तो काम सिर्फ ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर, तो वो तो क्या सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे कि भाई किसी तरह से हमें अपना रिजल्ट बनाना है, एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी साइकोलॉजी ये होगी, एडमिशन ज़्यादा होनी चाहिए, वो कैसे आसान होंगे, हमें अपना रिजल्ट बनाना है। तो जिससे इंस्टीट्यूट के बाद इतना मनी आ गया है, तो वो तो पता नहीं कितने स्टूडेंट से रिजल्ट छाप सकता है। वो तो हर स्टूडेंट को पता नहीं कितने पैसे देके उसको हायर कर सकता है, अपना इंटरव्यू ले सकता है, उससे टेस्टिमोनियल ले सकता है। एक पेरेंट की तरह से मैं सोचूंगा तो मैं ऐसे सोचूंगा, अगर मैं सच में सोचूंगा ठीक से, तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ तो टीचर्स जो आ रहे हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट को छोड़ के आ रहे हैं, डबल सैलरी ट्रिपल सैलरी लेके। इन टीचर्स के ना तो कोई मॉरल्स हैं, तो ये टीचर्स तो मेरे बच्चे को भी क्या इंस्पायर करेंगे, और ये टीचर अपनी एनर्जी क्या लगाएंगे। वो तो वही सोच रहे होंगे कल को मुझे तीसरे इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे और मल्टीपल सैलरी मिलनी है, वो तो उनका ध्यान तो यहाँ पर होगा। तो मैं तो अपने बच्चे के लिए सोचूंगा कि वो इंस्टीट्यूट मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है जो मेरे बच्चे की चिंता करे, और जो मेरे बच्चे की सक्सेस पर उसकी सक्सेस डिपेंड करती हो। मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में क्यों अपने बच्चे को भेजूंगा कि जो रिजल्ट अपना बनाने में इंटरेस्टेड है, एडमिशन में इंटरेस्टेड है, और पता नहीं मेरा बच्चा इतना कैपेबल है या नहीं, जो इंटरनली 2 महीने बाद तो मेरे ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देंगे वो, और सिर्फ जो बच्चा उनके रिजल्ट बनाएगा उस पर ध्यान देंगे। मैं अब एज ए पेरेंट सोचूंगा। आपने कहा ना कि कैसे सर्वाइव कर रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे सर्वाइव कर रहा है, कि पेरेंट क्या सोचता है। तो पेरेंट आजकल बड़ा शार्प है, और सब जो पेरेंट्स हैं वो इतने श्रूड है, होना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनके एक बच्चे की लाइफ का सवाल होता है। जैसे आदमी शादी करने जाता है, सोचता है लाइफ पार्टनर होगा तो मेरी लाइफ आगे डिसाइड करेगा, तो इसी तरह से आदमी सोचता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये मेरा पूरा लाइफ का प्रोफेशन करियर डिसाइड करने वाला है। तो वो बहुत सोचता है, बहुत रिसर्च करता है, बहुत साइकोलॉजी देखता है, वो इंस्टीट्यूट को विजिट करता है, वो देखता है कि विजिट करने के बाद क्या वाइब्स आती हैं, क्या फीलिंग आती है। तो ये सारी बातें वो सोचता है, और कई बार बताते भी हैं बच्चे। जैसे मेरे पुराने कोई फ्रेंड थे जो मेरे IIT में कोलीग भी थे, वो बता रहे थे हमारे कोई रिलेटिव को मैंने आपके यहाँ भी भेजा, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी गया, तो सब जगह बहुत प्रोफेशनली रन हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी वो बताते हैं सब बहुत अच्छी है। लेकिन पता नहीं क्या इनविजिबल क्वालिटी थी कि जब वो आपके यहाँ से होके आया तो उसने कहा मुझे विद्या मंदिर में ही एडमिशन ले, कि मुझे यहाँ पर जो अच्छा लगा है ना जाके, मुझे एडमिशन तो यहीं ले। तो वो मैंने उसको बोला कि वो क्वालिटी क्या थी। वो क्वालिटी थी कि विद्या मंदिर में आके वो बच्चा एट होम फील कर। वो उसकी विजिट जो हुई, बल्कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपको तो पता ही होगा, 2-3 बार आते हैं इंस्टीट्यूट में आजकल जजमेंट करने के लिए। तो उसको कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि विद्या मंदिर में जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं का ही पार्ट होना है, मुझे ऐसी अब एट होम फीलिंग हुई है, मेरा मन कर रहा है वहाँ बार बार जाने का, क्योंकि कितनी बार बच्चे को आना पड़ता है। तो इसलिए आती है क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि जब अच्छा काम करते हो ना आप, तो कुछ अच्छे लोग ही अट्रैक्ट होते हैं उसमें। हमारे यहाँ जो सारे लोग काम करते हैं वो सब उसको अपना काम समझ के करते हैं, तो एक अलग एटमॉस्फेयर होता है हमारे यहाँ, एक अलग वाइब होती है जो खाली फाउंडर्स में नहीं होती है। वही चीज़ सारी फैकल्टी में, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में, सब में जाती है। तो वो जो एक एट होम वाली फीलिंग है कि मेरी भी चिंता की जाएगी,
ये नहीं कि कुछ सिलेक्टेड 10 लोगों की चिंता की जाएगी स्टूडेंट की, मेरी भी लोग सोचेंगे, चिंता करेंगे, मुझे अच्छे से अच्छा जो मेरे लिए हो सकता होगा वो करेंगे। ये जो फीलिंग है ये अभी भी वाइड स्प्रेड है, और जो हमारे पास जो मतलब बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स और वर्ड ऑफ माउथ जो हमारे पुराने इतना बड़ा पूल है स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का, वो जो हमारे बारे में लोगों को बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें सर्वाइव एथिक्स के साथ सर्वाइव करने में हेल्प कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई भी अभी भी मतलब ये चैलेंज है, कोई स्टूडेंट या उसका पेरेंट आके ये नहीं कह सकता कि मेरे पास विद्या मंदिर से लोग आए थे और उन्होंने कहा तुम विद्या मंदिर में नहीं भी हो तो भी विद्या मंदिर के बन जाओ, क्योंकि आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है या आ गया है, आप हमें आप दिस एंड दिस आपको रिवॉर्ड देते हैं और आप हमें विद्या मंदिर का अपना नाम दे दो। ये अभी तक कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता है, कोई स्टूडेंट कोई पेरेंट। तो ये सब एथिक्स हैं जिसकी वजह से हम अभी भी फ्लोट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं एडमिशन लेने, और जिस स्केल पर हम चल रहे हैं वी आर सेटिस्फाइड बिकॉज आवर सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट इन द स्केल के बहुत मल्टी बिलियंस की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। हमारी सक्सेस ये है कि लोग हमें पसंद करते हैं, हमें अपना काम करना अच्छा लगता है और लोग खुश होकर हमारे यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं। चलिए, एथिक्स जो स्ट्रॉन्ग एथिक्स हैं वीएमसी के, वो हमें सर्वाइव कराते हैं, और जो स्टूडेंट फर्स्ट फिलॉसफी जो हम लोगों के अंदर इम्बाइब्ड है वो करती है। तो अब जैसे टीचिंग ना एक प्रोफेशन अच्छा हो गया है, पहले तो शायद मैं कहूँ कि कोचिंग में टीचिंग जिस समय मैं भी आया तो उस समय बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, बट आज की डेट पे बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हाँ जी। बहुत सारे लोग इस करियर में आ रहे हैं। तो अब जो जो भी टीचर हैं, जो यंग जनरेशन टीचर बनना चाहती है, जो टीचर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मुझे लगता है एडमायर करते हैं। आपकी सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कई बार कि पुराने स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि फिजिक्स तो आप बहुत अच्छी पढ़ाते हो, मैथ्स उससे भी अच्छी पढ़ाते हो, इवन मैंने आपका कोऑर्डिनेटर का लेक्चर भी देखा था। तो आप टीचर्स को क्या बेसिकली एडवाइस करना चाहोगे कि उनको कैसे सोचना चाहिए और कैसे एक्सेल करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि कुछ वैसे तो मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि क्या होना चाहिए। हर टीचर को कुछ दिनों के बाद जब वो अपने काम को अच्छे से करता है तो ये सेंस अपने आप भी डेवलप हो जाती है कि क्या होना चाहिए। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से मेरा अपना जो ओपिनियन है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीचिंग की जो जॉब है इसमें बहुत सारे लोग तो इसलिए भी आ जाते हैं कि उनके मोटिव्स अलग अलग होते हैं। जैसे एक कुछ लोगों का मोटिव, जैसे आपने भी बताया कि पहले कोई पेइंग जॉब नहीं होती थी, पहले तो वही लोग आते थे जिनको मज़ा आता था, शौक के तरफ आते थे। अब ज़्यादातर लोग ऐसे भी आते हैं कि अच्छा मतलब पेइंग करियर है इसलिए भी आते हैं, और कभी कभी वो इस सोच के आते हैं लेकिन बाद में उनको अच्छा लगने लगता है, पढ़ाना अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि टीचर खुद भी अपने को इवॉल्व करता है विद टाइम। तो एक तो इसमें क्या है कि आपका, या कुछ लोग इसलिए आते हैं इसमें क्योंकि एक टीचर एक मतलब पावर फील होती है। एक टीचर को पावर फील होती है ना, जब वो पढ़ाता है तो 50 लोग 100 लोग उसको सुन रहे हैं, तो एक पावर की फीलिंग होती है, उसलिए भी कई लोग आते हैं। तो ये सब मोटिव्स नहीं होने चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा फाइनली एक बहुत अच्छा टीचर होना चाहते हो तो आपके पास मोटिव होना चाहिए कि मेरा ये पैशन है कि अगर मैं अपनी नॉलेज किसी दूसरे को दूंगा तो मुझे एक अलग सी सेटिस्फेक्शन होगी। जैसे मैं अभी शुरू से आपको यही बातें बता रहा हूँ, और आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कुछ कुछ आ चुका है मेरी बातों में। तो ये एक पैशन होना चाहिए टीचर में कि मैं अगर अपनी बात को स्टूडेंट को समझा पाऊँगा अगर, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। क्योंकि ये एक अलग चीज़ होती है, एक टीचर की ना नॉलेज एक अलग चीज़ होती है। सिर्फ नॉलेज से आदमी अच्छा टीचर नहीं बनता। कुछ टीचर्स होते हैं जो अपनी उनकी नॉलेज बहुत होती है सब्जेक्ट की, लेकिन वो अपनी नॉलेज को दूसरे को उतने अच्छे से नहीं दे सकते। कुछ टीचर होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स एक से एक सॉल्व कर देंगे, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, आईटी के पेपर आएगा बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब वो पढ़ाने जाएंगे तो स्टूडेंट को कुछ इतना ईजी नहीं लगेगा। तो उनको खुद से देखना चाहिए, स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए, उनको बार बार देखना चाहिए कि स्टूडेंट क्लास के बाद आके मुझसे क्या पूछ रहा है। जो चीज़ स्टूडेंट पूछ रहा है वो चीज़ मैंने समझाई, मैं क्यों नहीं समझा पाया, जो स्टूडेंट को डाउट रहा। दे शुड कॉन्टिन्यूसली ट्राई टू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट फीडबैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक टीचर के लिए। और हमेशा उसको सोचना चाहिए कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो सकती है, मुझे उसको ढूंढना है। उसको क्लास में ही ढूंढना चाहिए, पढ़ाते टाइम ही फेसेस को रीड करना चाहिए स्टूडेंट्स के, और स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना चाहिए, और स्टूडेंट्स के साथ एक हमेशा सेम लेवल पर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स से हायर लेवल अपने को नहीं समझना चाहिए। जैसे स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो कैसा भी क्वेश्चन स्टूडेंट क्लास में पूछे, वो स्टूडेंट अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है ऐसे सोचना चाहिए, वो मेरा फ़ायदा कर रहा है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है
तो एक तो वो टीचर को बता रहा है कि तुम इस चीज़ को अपने कंटेंट में इंक्लूड नहीं कर पाए, इसलिए मुझे ये पूछना पड़ा। तो जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, वो स्टूडेंट का फेलियर नहीं होता, वो टीचर का फेलियर होता है एक सेकंड के लिए। और उसको अच्छा लगना चाहिए कि मेरा फेलियर स्टूडेंट ने मेरे सामने लेके आया। मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है कि अंदर आपका अप्रोच क्या है उससे डिसाइड होता है सब कुछ लाइफ में, कौन सा काम कितना अच्छा करते हो आप। जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी एक कमी सामने लेके आया है, तो मुझे इसका थैंकफुल होना है, मुझे ध्यान से सुनना है क्या पूछ रहा है। कई टीचर तो क्या करते हैं कि उनको कोर्स खत्म कराना है, कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं यार ये क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ध्यान से नहीं सुन रहे थे तुम, क्या कर रहे हो, बैठ जाओ तुम। वो स्टूडेंट को ही लेट डाउन कर देते हैं, बेचारा आगे पूछ नहीं पाता कभी। इस तरह की चीज़ों से वो टीचर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर कोई टीचर सच में चाहता है कि मेरी ग्रोथ हो तो उसका माइंड सेट क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा मेरा है अपने अंदर झांक के बता रहा हूँ। जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तो ये देखना चाहिए कि उस स्टूडेंट को अब मुझे अब की बार जो समझाना है वो ऐसे समझाना है कि अब की बार उसको बहुत क्लियर होना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोचोगे और जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो वो स्टूडेंट क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। वो स्टूडेंट जब पूछ रहा है तो उसके अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो झांकने की एबिलिटी एक टीचर की होनी चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मुझसे पूछो, भैया मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना तब भी झूठ मूठ का ही पूछ लो, कुछ पूछो जरूर, क्योंकि जब तुम पूछते हो तो मुझे तुम्हारे दिमाग में एक विंडो खुलती है, तो मैं उसमें तुम्हारे दिमाग में झांकता हूँ, मुझे दिखता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो मुझे पता चलता है कि मैं कैसे करा रहा हूँ मुझे और उसमें क्या चेंज करना चाहिए। तो एक क्लास एक तरह का जॉइंट वेंचर होता है स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है क्लास में, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उस क्लास को सक्सेसफुल बनाने में। और कभी भी अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है और टीचर ऑन द स्पॉट आंसर नहीं दे पा रहा है उसका, तो टीचर को सबसे पहले बोलना चाहिए कि मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है। वो स्टूडेंट को उसको घुमा फिरा के उसको झूठ बोल के सेटिस्फाई कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट को सुपरफिशियली सेटिस्फाई करके चुप कर दोगे तो वह 50 लोगों के सामने स्टूडेंट दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन उसके अंदर एक अनईजीनेस रह जाएगी और आगे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एकदम से कोई प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, मेरे दोस्त ने पूछा था, और वो प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व हो नहीं पाती है, कभी कभी क्लास में हमेशा नहीं हो सकती, आपने पहली बार देखी वो नई प्रॉब्लम थी, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि देखो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को स्ट्राइक नहीं करना, मैं कल बता दूंगा, मैं कभी सोच के बताऊंगा, क्लास के बाद बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक टीचर की जो ऑनेस्टी होती है ना, देखो वो स्टूडेंट के सामने आनी चाहिए। एक टीचर को एक तभी टीचर जो होता है वो अपने बिहेवियर से ही रेस्पेक्ट क्रिएट करता है स्टूडेंट के माइंड में। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट उसको रेस्पेक्ट दें, ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम उसको रेस्पेक्ट दें। अगर आप ठीक करोगे सब कुछ तो नेचुरली स्टूडेंट रेस्पेक्ट देंगे। उसको ऐसे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि स्टूडेंट को नहीं ब्लेम करना चाहिए, स्टूडेंट रिस्पेक्ट नहीं करते, आजकल तो स्टूडेंट बड़े बदमाश हो गए हैं यार, बड़े बेकार हो गए हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो इसका मतलब जो स्टूडेंट रिस्पेक्ट करे। और फाइनल बात एक ये कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली टॉपिक को पढ़ाना नहीं होती है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो, कुछ वो ऐसा करे क्लास में कि स्टूडेंट का घर जाके उस टॉपिक को पढ़ने का मन करे। कई लोग ऐसे भी आके फीडबैक, ये सब बातें मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स का 40 साल का फीडबैक है, वहीं से बोल रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि आप जब टॉपिक पढ़ाते हो ना चैप्टर, तो घर जाके उस चैप्टर को पढ़ने का मन कर। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो मैं पढ़ाता हूँ वो मेरे नोट्स ले लेते हैं, एज इट इज़ वही का वही सब कुछ पढ़ा रहे हैं, वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं। बच्चे आके कहते हैं कि भैया वो सब कुछ वही जो पढ़ा रहे हैं ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि वो घर जाके पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा। हमें समझ में सब कुछ आ रहा है क्लास में, तो ये तो कह नहीं सकते कि टीचर अच्छा नहीं है जो आपकी जगह पढ़ाने आया। कभी कभी ऐसा होता है एक चैप्टर पढ़ा के मैं चला जाता हूँ, दूसरे चैप्टर पढ़ाने कोई और टीचर आता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है घर जाके पढ़ने में क्लास में। तो मज़ा क्या चीज़ है, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि उस टॉपिक में स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ये जब आप इस तरह से सोचोगे ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो आप डेफिनेटली देखो सब एक जैसे ही हैं, हम जैसा मैं हूँ वैसे ही तो और टीचर्स हैं, कोई फ़र्क थोड़ी है। तो सिर्फ वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है कोई आदमी, इसलिए वो कुछ अलग है मेरे से, बस और कुछ नहीं है। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स को भी क्या एडवाइस देनी चाहिए कि जैसे आजकल स्टूडेंट्स एक तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और जो आप कह रहे थे कि सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा
मतलब जा रहा है स्पून फीडिंग को, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, चाहे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, तो कैसे वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई ही है जो मुझे लगता है फ्यूचर चेंज करती है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो सिचुएशन है आज बहुत डिफ़िकल्ट है। जो हम पढ़ते थे आज से 20 साल पहले जो सिचुएशन थी वो इतनी टफ़ नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए, आज वो काफ़ी टफ़ है। टफ़ इसलिए है क्योंकि एक तो सबसे पहले आज डाइवर्जन्स बहुत हैं। अब हमारे ज़माने में तो ना कोई इंटरनेट होता ही नहीं था, एक दूरदर्शन आया करता था खाली, ना टीवी चैनल्स तक नहीं थे। उसके बाद टीवी चैनल्स आए तो खाली टीवी चैनल्स ही आए ना, अब तो इतना कुछ आ गया, यूट्यूब आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़न प्राइम, तो इतने सारे डाइवर्जन्स हैं। क्रिकेट मैच भी बहुत सारे होते हैं, आईपीएल होता है और सब कुछ इतना अच्छा दिखाते हैं, इतनी क्लियर पिक्चर आती है टीवी पर, इतने स्लो मोशन में दिखाते हैं कि बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। फिल्म्स की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी बनाते हैं नेटफ्लिक्स पर और सब इतना इन्वॉल्विंग बनाते हैं, तो इतना मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए उस सब को छोड़ के, और कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो सिचुएशन क्या है स्टूडेंट के लिए, बड़ी उसके अगेंस्ट है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करनी है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, सिलेबस इतना ज़्यादा करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने हैं, 3-3 सब्जेक्ट करने हैं और डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इतना टफ हो गया है कि उसको अब बहुत हार्श अपने साथ होना पड़ता है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि उसको सोच लेना चाहिए कि मुझे 2 साल या 3 साल अपने साथ एक हार्श होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ एक, तुम ऐसे सोचा करो जैसे कि एक रूम है, उसका एक छोटा सा दरवाज़ा है और उस रूम के बाहर एक 500 लोग खड़े हैं और 500 लोगों में से 10 लोगों को उस रूम में एंटर करना है या 20 लोगों को उस रूम में एंटर करना है, और तुम्हें कितने सारे 480 लोगों को धक्का दे के उस 20 लोगों में अंदर घुसना है। अब तुम सोच लो तुम्हारे सामने कितना टफ जॉब। मैं थोड़ी सी ब्लंट बात करता हूँ ज़्यादातर, अगर तुम इसको सोच के डरते हो कि मैं तो इतने सारे लोगों को धक्का दे के अंदर नहीं घुस सकता, तो तुम इसमें घुसो ही मत, छोड़ ही दो। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? और अगर तुम डिटरमिन्ड हो कि हाँ मुझे तो करना ही है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, नहीं भी घुस पाया तो कोई बात नहीं, तब तुम इसमें आओ, वरना इसमें आओ ही मत। वरना तुमने फिर हार ही होनी है तो फिर काम में आते ही क्यों, कोई और काम करो। तो एक तो उसको डिटरमिन्ड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे करना ही है और इसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और उसके लिए मुझे 2-3 साल के लिए पढ़ाई पे ही फोकस करना है। अब जब वो पढ़ाई पे फोकस करेगा, हर समय पढ़ाई के बारे में सोचेगा, तो ह्यूमन माइंड है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टॉर्चरस हो जाएगा। तो फिर एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि उसको पढ़ाई करना अच्छा लगना चाहिए, पढ़ाई करने में उसको मज़ा आना चाहिए। उसको ऐसे लगना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इतना मज़ा आ रहा है, मुझे कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये करना चाहिए उसको। तो पढ़ाई करने में मज़ा आने के लिए स्टूडेंट का भी रोल है, टीचर का भी रोल है। अगर आप क्लास में जाके आपको नींद आती है, सो जाते हो, आप नहीं सुनते हो ध्यान से, तो आपको घर जाके वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा, देखो ये सीरीज़ है, सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है उसको हमें रूट में ही रोकना पड़ेगा। यहाँ से शुरू होती है जब आप पहली बार क्लास में उस चीज़ को सुनते हो, वहाँ से गड़बड़ करते हैं लोग। तो वहाँ से सुनना शुरू करोगे, अगर ठीक से सुनोगे, घर आके आपको सारा याद रहेगा, सेम डे आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। जब आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा तो आप ज़्यादा टाइम लगाओगे पढ़ाई में, तो आपको अपने आप ही ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। तो इसको बिल्कुल शुरू से ही, पहले स्टेप से ही, क्लास अटेंड करने से ही, जो भी टीचर्स कह रहे हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट में कहा जा रहा है, अब डाइवर्जन खाली मूवीज़ की और स्पोर्ट्स की नहीं है, डाइवर्जन एक और भी तो है जिसका पता ही नहीं चलता लोगों को, उसको ठीक मानते हैं। डाइवर्जन ये है कि यूट्यूब से लोग लर्निंग करने शुरू कर देते हैं। तो लर्निंग तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आपने फीस दी है, आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो वहाँ, तो आपको वहीं का ही पढ़ना चाहिए। जो वीडियो वो आपको बोले देखने का, वही देखना चाहिए। जिस किताब से वो आपको करने के लिए बोले, वही किताब करनी चाहिए। आप अगर ऐसे बैठ जाते हो यूट्यूब चला के और उसमें जो कोई टीचर XYZ कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कहीं से कुछ सुनते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम करते हो, तो आप तो अपने दिमाग में नॉइज़ भरते जा रहे हो, ट्रैश भरते जा रहे हो, और उसमें आप पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। वो कुछ क्योंकि वो काम किस लिए हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि उनको अपने यूट्यूब से व्यूज़ बढ़ाने। अब वो तो मोनेटाइजेशन मॉडल है, वो करना ही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम उसको गलत भी नहीं कह सकते। हर आदमी जो चाहता है वो कर रहा है, वो कोई इलीगल थोड़ी कर रहा है। जब तक वो कानून के खिलाफ नहीं कर रहा तब तक वो जस्टिफाइड है। तो आपको बचना है ना उससे। तो अगर कोई लिख रहा है, अब मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, क्या उसमें ऐसे वीडियोस बन रहे हैं, किसी पुराने स्टूडेंट को ले आते हैं, दिखाते हैं कि वो कुछ बोल रहा है, उसका कोई ट्रेलर बनाते हैं, वो बोल रहा है कि मैंने तो 3 महीने पढ़ाई की और मेरा 250 रैंक आ गया। ये सब क्या होता है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा 250 रैंक आया है, ठीक है, और मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो मैं अपनी स्टोरी को सेंसेशनल बनाऊंगा, वरना कौन मुझे क्रेडिट देगा।
अगर मैं कह दूंगा कि मैं तो बहुत पढ़ाई करता था, मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करा, मैं तो स्पोर्ट्स भी नहीं करता था, मैं तो 10 घंटे पढ़ाई करता था, बहुत पढ़ाई की और अच्छा रैंक आ गया मेरा, तो मेरी स्टोरी क्या हुई फिर? तो मुझे तो अपनी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखनी है ना। तो वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलना तो आजकल मतलब कोई गिल्ट नहीं होती है ना, झूठ तो एक पार्ट ऑफ मार्केटिंग हो गया है, तो वो कोई गलत भी नहीं मानता कोई इसको, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है आज के ज़माने में, पहले कहते हैं झूठ बोलना बुरी बात है, ऐसा कुछ नहीं है आजकल। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं अपनी स्टोरी को ऐसे बनाऊंगा कि मैं तो पहले डाइवर्ट हो गया था, मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, मन ही नहीं लगता था मेरा तो पढ़ाई में, मैं तो इतना ब्रिलियंट हूँ कि मैं 2 महीने पढ़ के सिलेक्ट हो गया, अरे ये तो बहुत ब्रिलियंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है। तो कई लोग कहते हैं कि इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये आपको गॉसिप मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। आपको अच्छा लग रहा है वो वीडियो, आपको एक मूवी जिसमें हर मोमेंट पर कोई ट्विस्ट हो रहा है स्टोरी में, आपको ऐसे मज़ा आ रहा है आपको उसका वीडियो देखने में, इसलिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं तो स्टूडेंट को कहता हूँ कभी भी टॉपर्स के इंटरव्यू मत सुनो, वो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं हम तो 3 घंटे पढ़ते थे और 3 घंटे खेलते थे, ऐसे नहीं होता है। तो यूट्यूब पे बहुत कुछ झूठ बोला जा रहा है, बहुत कुछ मिसलीड किया जा रहा है, उसको आपको नहीं देखना है, उससे बचना है। ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो प्रिपरेशन कर। तो बाकी जो लोग पास आउट हो चुके हैं, आईआईटी में चले गए हैं या अपना कोई और करियर बना रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप पैशन से करो, या तो आप ऐसा काम ढूंढ लो जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, आप वही करो जैसे मैंने किया, या तो वही करो। और आपको ऐसा काम नहीं समझ में आ रहा है कोई, जो कि बहुत पॉसिबल है, तो आप जो काम कर रहे हो उसी में पैशन क्रिएट, दूसरा रास्ता करिए है, आप उसी में ढूंढो पैशन। आप सोचो कि यार ये काम तो कर रहे हैं ना, यही करना है, कुछ और समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है, तो इस काम को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि जिस काम के लिए आपका पैशन है वही आप अच्छे से करते हो, ऐसा है कि जो काम आप अच्छे से करते हो उसके लिए आपका पैशन डेवलप हो जाता है वो। आप उस काम को अच्छे से करो, सोचो मैं इस काम को और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या मैं कोई अपना स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें मज़ा आना चाहिए, मुझे मेरा इसमें पैशन होना चाहिए। उस पैशन के लिए आप काम करो, आप करोगे तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसे तो आप गूगल में लिख दो व्हाट आर द बेस्ट 10 वेज टू एक्सेल इन लाइफ, तो बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। भाई आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, भी उसमें एक होगा। तो ये सब तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये सब मैं अपने मुंह से बोलूँगा टाइम वेस्ट करूँगा। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो काम कर रहे हो उसमें आप मज़ा पैदा करो, पैशन डेवलप करो, दिन रात उसको सोचो कैसे ये काम बेटर हो सकता है। अगर आप उसको बेटर एंड बेटर करते जाओगे तो सक्सेस आनी ही आनी है, पक्का ही आनी है। कि जिस काम को भी कर रहे हो पैशन से करो। जैसे आजकल ये ट्रेंड हो गया, हर आदमी सोचता है कि यार मैं क्यों किसी के अंडर जॉब करूँ, मैं तो अपना स्टार्टअप बनाऊंगा और ये करूँगा। तो कुछ तुम्हारे पास है, या तुम पहले सोच रहे हो स्टार्टअप बनाऊंगा, फिर सोच रहे हो मुझे क्या स्टार्टअप बनाना है, क्या मेरा आइडिया है, या तो तुम्हारे पहले ये नेचुरली होना चाहिए। हमने सोच के विद्या मंदिर थोड़ी बनाया कि भाई एक कोचिंग बनानी है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ चूज कर रहे हैं किस चीज़ का स्टार्टअप बनाना है, ऐसे थोड़ी होता है। जो लोगों ने अच्छा काम किया उनके पास पहले आइडिया था, फिर उन्होंने सोचा ये आइडिया अच्छा है, हम इसके ऊपर काम करेंगे, हमारी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस हो जाए, चाहे सक्सेस हो या ना हो। तो ये बेसिकली सारी बात है, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात बतानी चाहिए लोगों को, यही है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने वैसे दे ही दिया। मेरा यही था कि जैसे अब आज की डेट में स्टार्टअप का बड़ा फैशन आ गया है और यंग एंटरप्रेन्योर्स खूब सारे और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बेसिकली इनका फैमिली का बिजनेस नहीं है, तो उनको क्या एडवाइस आपको देनी है? तो मुझे लग रहा है आपने काफ़ी एडवाइस उसमें दे दी है, इसको कंसोलिडेट कर देते हैं इस बार। जी बिल्कुल, क्या आपने एडवाइस दी है तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए? जो मुझे लगता है जो आपने कहा आप ऐड कर दीजिएगा। एक तो ये है कि फर्स्ट आइडिया होना चाहिए और आइडिया पे पैशन से काम करना है, बिजनेस अपने आप बन जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि पैशन, जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत पैशन होना चाहिए, और अगर पैशन नहीं है तो जो काम कर रहे हैं उसको पैशनेटली करना चाहिए। तो और इसके अलावा आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस देना चाहते हैं? बहुत ही कमाल भी आपने किया, बिल्कुल ब्रीफ में, इतना छोटे में आपने सारी बात बता दी जो मैं कहना चाहता हूँ। तो यही है बस, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आज। थैंक यू भैया सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस BMC अनस्क्रिप्टेड। और हम आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो JEE 2024 के बच्चे हैं वो भी आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो जब आपका नेक्स्ट टाइम होगा तो हम आपको उसमें बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो लोग कर रहे हैं JEE 24 या JEE 25 वाले भी, क्योंकि आज का वीडियो एज सच उन लोगों के लिए नहीं था, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अपनी टीम को बोलने कि ये स्पेसिफाई कर दें कि उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आज ये हिस्ट्री है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें इसके ऊपर। बाकी और जो लोग पास आउट हो चुके हैं, हमारे बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं विद्या मंदिर के बारे में, हमारी
बैकग्राउंड के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, उन लोगों के लिए ज़्यादा ये वीडियो है। और उन लोगों के लिए भी बनाएंगे ही बहुत जल्दी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो नेक्स्ट करेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय फॉर नाउ, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।